Good morning, students. This is class 7th Geo, chapter 8 in human environment interactions, the tropical and subtropical region. And today is going to be your last class on this chapter. रिवर बेसिन वो क्षेत्र है, वो बीच का क्षेत्र है जो नदी के उद्गम और नदी के समुद्र में गिरने के बीच का होता है, जिसमें नदी अपनी सहायक नदियों के साथ बहती है। उदाहरण के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वो क्षेत्र है जिसमें गंगा, उसकी सहायक नदियाँ जैसे घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी बहती हैं और उनके साथ ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन, उदाहरण के लिए 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में है, भारतीय उपमहाद्वीप में है। और इसका जो टेरेन है, जो टोपोग्राफी है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, वो बड़ी अलग अलग तरह की है, उबड़ खाबड़ भी है, इसमें मैदान भी आते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, मैदान हैं, डेल्टा है, उदाहरण के लिए सुंदरवन डेल्टा है। और जो जलवायु है वो मॉनसूनी है, मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच बारिश होती है और गर्मियाँ गर्म और सर्दियाँ ठंडी होती हैं। और जो टोपोग्राफी है, जो स्थलाकृति है, वो अलग अलग होने के कारण जनसंख्या में भी विविधता पाई जाती है। जो मैदानी इलाके हैं वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ जनसंख्या कम है। मैदानी इलाकों में तो जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय खेती है, क्योंकि जो मिट्टी है वो उपजाऊ है। और जो जनसंख्या घनत्व है प्रति स्क्वायर किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में ये संख्या 900 से ज़्यादा है, जबकि उत्तराखंड जो पहाड़ी इलाका है वहाँ ये संख्या 159 तक ही है। दूसरे शब्दों में पश्चिम बंगाल में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, जबकि उत्तराखंड में कम है। उत्तर के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ के लोगों का मुख्य जो भोजन है वो चावल है, जो एक प्लांटेशन क्रॉप है। इसके अलावा यहाँ के लोग गेहूँ, मक्का, चना और दालें वगैरह भी उगाते हैं। नकदी फसलों में गन्ना और पटसन प्रमुख हैं और प्लांटेशन क्रॉप में चावल के अलावा केला भी उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान भी हैं, जो ढलान वाले क्षेत्र हैं वहाँ ये हैं। इसके अलावा रेशम के कीड़े पाले जाते हैं बिहार और असम में कुछ भागों में, और सेरीकल्चर की जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि लैंडफॉर्म में विविधता होने की वजह से गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस पेड़ भी पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए टीक, साल और पीपल। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में बांस भी पाया जाता है, जो बहुत तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। जो डेल्टा है वहाँ पर मैंग्रोव पेड़ भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कोनिफरस पेड़ जैसे पाइन, देवदार और फर भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु ठंडी है और जो ढलान है वो बहुत स्टीप है, बहुत खड़ा है। इसके अलावा जब हम वन्य जीवन की बात करते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में हाथी, टाइगर, हिरण, बंदर बहुत सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र बेसिन में एक सींग वाला गेंडा भी पाया जाता है। इसके अलावा जो डेल्टा का क्षेत्र है वहाँ पर बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, एलिगेटर पाए जाते हैं। और जलीय जीवन में ताजे पानी में, झीलों में भी जो जलीय जीवन है उसमें भी विविधता पाई जाती है। इसके अलावा जो मछलियां हैं उनमें रोहू, कटला, हिल्सा प्रमुख हैं। और इसमें कोई यह जानकर हमें हैरानी नहीं होगी कि बंगाल के लोगों का जो स्टेपल डाइट है, जो मुख्य आहार है, वो
चावल और मछली है। ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है वहाँ पर बड़े बड़े शहर जिनकी जनसंख्या लाखों में है वो भी स्थापित हैं। उदाहरण के लिए प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता। जो हुगली नदी जहाँ बहती है, जहाँ हुगली नदी वहाँ की एक मुख्य नदी है और ये बड़ी जनसंख्या वाले शहर हैं। लेकिन जो आसपास के जो फैक्ट्रियां हैं, जो उद्योग हैं, उनसे निकलने वाला जो गंदा पानी है, केमिकल का जो पानी है, वो नदियों में गिरता है और उसे जल प्रदूषण की समस्या हमें फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा जो यातायात के साधन हैं वो भी यहाँ पूर्ण रूप से विकसित हैं। जल मार्ग से लेके सड़क मार्ग और वायु मार्ग हर तरह से हम देखते हैं वो पूरी तरह से प्रभावशाली है। जो ताजमहल है वो यमुना नदी किनारे पर है और जो प्रयागराज है वहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्धिस्ट स्तूप हैं। लखनऊ में इमामबाड़ा है। असम में काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वन्य जीवन अभयारण्य हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो कबीलाई संस्कृति वो बहुत समृद्ध है। तो इन सब कारणों से हम क्या देखते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पर्यटन उद्योग जो है वो भी काफ़ी विकसित है। थैंक्स।